Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of October 2021, Thursday. Inspiration of the day is happiness is not something ready-made, it comes for your own actions. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let us start with article number 1 given on page number 4. Private sector looks for ways to liquidate vaccine stock. As per a leading South India based corporate hospital chain, it has around 4 lakhs unused COVID 19 vaccine doses which are going to be expired after March. And as per the current vaccination rate, this particular corporate hospital chain is saying that it is confident of liquidating the stocks. However, this is not the scenario with the other corporate hospitals or other corporate hospital chains. Few us even have started the talks with the vaccine makers. For what? To ensure that some unused stock जो उनके पास स्टॉक बचा हुआ है वो वैक्सीन मेकर्स को वापस कर रहे हैं so that that particular stock can be redistributed before the expiry date. तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके पास कोविड-19 वैक्सीन्स के अनयूज स्टॉक बचे हैं और बहुत जल्दी मार्च तक वो स्टॉक जो है जो वो वैक्सीन डोजेज है वो एक्सपायर होने वाली है। कुछ हॉस्पिटल्स का तो ये कहना है कि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का रेट चल रहा है उनका जो स्टॉक है वो मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, जो मार्च में ही एक्सपायर हो रहा है। बट कुछ हॉस्पिटल्स ने जो वैक्सीन मेकर्स कंपनीज हैं उनसे नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है कि क्या वो अनयूज स्टॉक वापस ले सकती हैं बिफोर द एक्सपायरी डेट और उसे ऐसे एरिया में जहाँ पर उनकी डिमांड है वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग दीज डोजेज एज पर द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ वन हॉस्पिटल. Mind it student, here we are talking about the private hospital chains, not the government hospitals or प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो ऐसी ही सिचुएशन ये जो मुंबई और साउथ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल फेस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ऑल अक्रॉस द कंट्री जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स हैं, दे आर फेसिंग. वाई? बिकॉज डिमांड फॉर पेड जैब्स हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो वैक्सीन की शॉर्टेज थी कंट्री में वो अब फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुकी है. तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ईजिली वैक्सीन, फ्री वैक्सीन अवेलेबल है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री वैक्सीन इन गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, द डिमांड फॉर पेड वैक्सीनेशन हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. एंड ओनिंग टू दिस, private sector, private hospital is facing to utilize those unused stocks. अगर खाली खाली मुंबई की बात करी जाए तो मुंबई में 70% तक ड्रॉप देखने को मिला है. किस में? वैक्सीन की डिमांड में, पेड वैक्सीन की डिमांड में फ्रॉम मई एंड जून लेवल इन प्राइवेट सेक्टर वैक्सीनेशन. जबकि महाराष्ट्र का जो एवरेज डेली रेट ऑफ वैक्सीनेशन है दैट इज़ अराउंड 25,000 शॉट्स. और इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट किया है कि अगर इसी तरह से उनके वैक्सीन की, पेड वैक्सीन की डिमांड लो रहती है तो हॉस्पिटल सिंपली नेगोशिएट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वैक्सीन मेकिंग अथॉरिटीज़ से या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कि वो जो एक्सेस डोजेज हैं उनको हैंड ओवर कर दें. दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम इनटू सम अदर एरिया, इनटू सम अदर लोकेशन वेयर दैट वैक्सीन इज इन स्टिल डिमांड. लेकिन हॉस्पिटल्स का ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दीज जैब्स टू द गवर्नमेंट, इट विल बी ईजियर फॉर द कंपनीज टू नेगोशिएट द प्राइस एंड रिटर्न दोज वैक्सीन्स टू द प्राइस मेकर्स. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जिस रेट पर परचेज करती है वैक्सीन उससे कई ज़्यादा रेट पर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वैक्सीन परचेज करी है वैक्सीन मेकर से. डेफिनेटली ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा प्राइस के टर्म्स में, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उसी रेट पे मांगेंगे एंड दैट विल बी द लॉस फॉर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स. दैट दे आर सेइंग दैट और दे आर एंटिसिपेटिंग दैट रिटर्निंग टू द वैक्सीन मेकर्स विल बी मोर ईजी, विल बी मोर वायबल एंड smooth in comparison to government authorities. And these are the number of cases in India, active cases, recovered cases and death till second wave of COVID-19. And this is the scenario of world, and this number indicates a vaccination
amount of vaccination number in India, and it is increasing day by day. However, there is a demand supply mismatch. Demand for the paid vaccine has dropped significantly and even up to 70%, like in Mumbai, and the excess stock of 25,000 to 1 lakh per doses are available with the private sector. And definitely this is creating unnecessary demand and supply mismatch. Even the shelf life for the bulk of the private sector inventory is still April and March. तो अगर प्राइवेट सेक्टर रिटर्न कर देता है, दैट विल बी मोर effective in administrating these vaccine jabs into those location where it is actually needed. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4. China power crisis may hit pharma firms. पावर की क्राइसिस जिस तरह से चाइना में बढ़ रही है, दैट कैन हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज. इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि अगर यही जो पावर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है चाइना में, अगर ये ज़्यादा और मंथ तक कंटिन्यू रहती है, इट मे हैव द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियन फार्मा मार्केट्स. इंडियन प्लेयर्स रफली इम्पोर्ट 60 to 70% of their bulk drug requirement from the China. तो अगर हम इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में API भी बोलते हैं, उसका 60 to 70% हम चाइना की मार्केट से इंपोर्ट करते हैं. और अगर इसी तरह से चाइना में पावर क्राइसिस रहा या एनर्जी क्राइसिस रहा, सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर सप्लाई और इम्पोर्ट ऑफ API इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होगी, कंपनीज ऑपरेट नहीं करेंगी, फैसिलिटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग से वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएंगी विद देयर फुल कैपेसिटी. दैट मे लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ API एंड अदर इसेंशियल बल्क ड्रग्स. और जिस तरह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की डिपेंडेंसी है चाइनीज़ मार्केट में, उसको देखते हुए सोर्सेस का यही कहना है कि अगर ये क्राइसिस जल्दी ही रिजॉल्व नहीं हुई, सो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल मार्केट. एंड ऑलरेडी द प्राइसेस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs, raw material to make drugs have gone up significantly and there are delay in shipment to India. जबकि इसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है इंडिया की फार्मास्यूटिकल मार्केट में. क्यों? क्योंकि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, API, जो कि कोर कंपोनेंट होते हैं किसी ड्रग का, जो कि इफेक्टिव, जो कि डिज़ायरेबल इफेक्ट जनरेट करते हैं, उनका जो प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है. इसके अलावा जो शिपमेंट आना है चाइना से, जो आने होते हैं, शेड्यूल्ड शिपमेंट्स होते हैं, कंसाइनमेंट्स होते हैं API के, वो सब भी डिले हो रहे हैं. एंड as per the Secretary General of Indian Pharmaceutical Alliance, the umbrella organization of big pharma players in India, said prices of API have started going up. तो इम्पैक्ट दिखने लगा है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही ये पावर क्राइसिस जनरेट हो रही है, इंडिया में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कोल की शॉर्टेज, चिप की शॉर्टेज, क्रूड ऑयल के जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऑल दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द अदर कंट्री. चाइना में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है. अगर चाइना अफेक्ट हो रहा है तो बहुत इसका ज़्यादा चांसेस है, इस बात के ज़्यादा चांसेस है इंडिया की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी, सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही नहीं. इसके अलावा जो और सारी इंडस्ट्री जिनकी डिपेंडेंसी है ऑन रॉ मटेरियल और चाइनीज़ रॉ मटेरियल, वो सारी इंडस्ट्री भी सूनर और लेटर इम्पैक्ट करेंगी बिकॉज ऑफ दिस पावर क्राइसिस दैट इज़ ब्रूइंग इन चाइना. So if this particular situation will continue in upcoming few more months, so that is going to impact not only India, even the other countries also. Why? Because China is one of the very important part into the global supply chain. Still China, after even COVID-19, China plays a very significant role into the global supply chain of companies. और अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो API हैं उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डीलेड कंसाइनमेंट एंड द एज लाइक प्राइसेस ऑफ पेनिसिलिन G फ्रॉम चाइना हैव गॉन टू $14 per unit to $26 per unit in just 1 month as per the few experts. और इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं अभी कि इंडिया इस तरह के जो API हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको इमीडिएटली प्रोड्यूस करना शुरू कर दे.
It will take time for Indian pharmaceutical industry to be self-reliant in case of APIs. India does not have large capacity to make such fermentation based API, and API members account for 60% of the domestic market and 80% of the India's exports of pharmaceutical products. जो बनता भी है उसका 80% एक्सपोर्ट हो जाता है. हम ये कह सकते हैं केवल 60% ही उसका इंडिया में या इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें यूज़ होता है. तो दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी ग्रिम इफ़ द power crisis or the energy crisis will continue in China. Apart from it, Jan also added that supplies are coming, but there are delay in shipment. Apart from the power shortage problem plugging the industry in China, there are some other issues that is related to the shipment and consignment. टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर के जो इश्यूज चलते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने कल ही डिस्कस किए थे, कल की ही न्यूज़ में. तो दिस इज़ द फैक्ट शीट अबाउट इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जैसा कि हमने डिस्कस किया, 60 से 70% API जो है वो चाइनीज़ मार्केट से आता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ API, दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सेल्फ रिलायंट होने में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. तो कई सारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि मैम देयर मस्ट बी सम बफर स्टॉक. येस, देयर फर्म्स आर एक्चुअली कैरिंग द 2 to 3 months बफर स्टॉक, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी बफर स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ा है और जो कंसाइनमेंट्स हैं वो भी डीले हो रहे हैं. और अगर इस तरह की र्यूमर जनरेट होती है इंडस्ट्री में तो जो कंपनीज होती हैं दे टेंड टू स्टॉक मोर एंड मोर. तो उसकी वजह से भी सप्लाई और डिमांड का जो ग्राफ है, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली डिसबैलेंस होता है. क्योंकि अगर इवन एक र्यूमर भी आ रही है कि जो API है उसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं स्टॉकिंग. तो इससे भी सप्लाई में फ़र्क पड़ता है और प्राइसेस में इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने को मिलता है. तो देखते हैं कब तक कि ये चाइना का जो एनर्जी क्राइसिस है ये कब तक रिजॉल्व होती है और उसका हमारी जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं फार्मास्यूटिकल के अलावा उन पर भी क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 9. द इमर्जिंग पावर ऑफ RE. इट इज़ नॉट अ न्यूज़, इट इज़ बेसिकली अ ओपिनियन. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ओपिनियन डिस्कस करिए. तो जब कभी भी न्यूज़ में टाइम जगह मिलती है या ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है जिस दिन उस दिन आई ट्राई टू कवर वन ओपिनियन. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में या एडिटोरियल में इंडिया की जो इमर्जिंग पावर है इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर डिस्कशन किया गया. एज वी नो दैट 26th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ parties, that is COP26, is going to be held in Glasgow to discuss the climate change. And number of countries, not only India, number of countries are actually showcasing their investment. And definitely it is not only about showcase, they are also an actual on ground companies and countries are actually investing into renewable energy. Why? Because companies have realized that there is a limited shortage of coal, there is a limited stock of coal, there is a limited stock of crude oil, and the competitive advantage in case of international business, even in case of countries, the competitive advantage will depend on the energy sufficiency, energy security. कंपनीज को भी और कंट्रीज़ को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि कोल चाहे वो जितने भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हों वो लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है. और फ्यूचर में वही कंपनी या वही कंट्री कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट कर पाएगी या उसी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा या कॉम्पिटिटिव एज होगा जो कंट्री या जो कंपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट में अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट में सेल्फ सफिशिएंट होगी, अब उसके पास एनर्जी सिक्योरिटी होगी. और इसी को देखते हुए कंट्रीज भी प्रमोट कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट. और कंपनीज की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. अगर हम लार्ज इंडियन कंपनीज की बात करें जैसे कि रिलायंस, अडानी, हम डिस्कस करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में, जो लार्ज इंडियन कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड दे आर डेफिनेटली slowly shedding their old fossil fuel dependent business. In a few weeks, Indian conglomerate led by Reliance Industry, Adani Group, Tata Group, Aircel Mittal,
all these companies have announced the mega plans for what? For renewable energy. तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको भी रियलाइज हो चुका है कि एनर्जी सफिशिएंसी, एनर्जी सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है बिजनेस में, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस हो चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस हो, और जिस तरह से क्रूड ऑयल को लेकर के, कोल को लेकर के जिस तरह से शॉर्टेज चल रही है, तो कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं इस बात को, देश भी कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं। इट इज़ अ हाई टाइम फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सेल्फ रिलायंस, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ वेरी सेम डायरेक्शन। इसके अलावा जो COP में मीटिंग होने वाली है, उसमें भी कुछ शोकेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। ओनिंग टू दैट, कंट्रीज एज वेल एज कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एंड इट इज़ नॉट ओनली द प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो द गवर्नमेंट ओन सेक्टर्स और गवर्नमेंट ओन कंपनीज लाइक NTPC, Goldman Sachs backed Renew Power that are also pouring billions into the great Indian renewable energy rush। और अगर आपको याद हो तो बहुत सारे जो US के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अदर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा भी था इंडिया में सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के इंडिया इज़ वन ऑफ द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, और वो इंडिया को पूरा सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ in line with the Indian government goals to generate 175 gigawatts of renewable energy by financial year 22, यानी पिछले आगे आने वाले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक 175 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्पोजिशन कंट्री इंडिया अपने एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व करना चाहती है। हम क्या, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, जितना इंडिया एनर्जी यूज़ करती है, उसमें 175 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स होगा। तो अपने एनर्जी मिक्स में इंडिया एक सिग्निफिकेंट पार्ट डेडिकेट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, और यही गोल, यही जो 175 गीगावाट्स का गोल है, ये फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 450 गीगावाट तक हो जाएगा। बेसिकली इंडिया अभी 30% तक का चाह रही है कि अगर उसकी 100% रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो 30% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए, और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इंडिया वांट्स इज टू बी 60 to 70% अप्रॉक्सीमेटली। एंड इन February 2020 रिपोर्ट्स द IEFA, a Sydney-based research institute, said India will require an additional $500 billion in investment in case of new wind, solar infrastructure, energy storage, grid expansion, modernization to reach the government target। तो जो टारगेट गवर्नमेंट ने 450 गीगावाट का सेट किया है आगे आने वाले 5-6 सालों तक के लिए, इसको अचीव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में रिक्वायर होगा, एज पर वन सिडनी बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड दिस इज द मर्जर एंड अमलगमेशन इन एनर्जी सेक्टर। ऑल्टरनेटिवली किस कंपनी ने किस कंपनी को एक्वायर किया, कौन सेलर था, कितने में वो डील हुई, एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो मार्च 18 2021 से लेकर के February 28 2019, दिस इज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर हम देखें तो जून 18 2019 से लेकर के मई 18 2021 तक कितने जो मर्जर एंड अमलगमेशन हुए, मर्जर और एक्विजिशन हुए इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो टारगेट ये था, एक्वायर कंपनी ये थी, सेलर ये थे, और इतने अमाउंट की डील हुई। और आप देखें तो चाहे अदानी हो, रिन्यू पावर हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, NTPC हो, CDC ग्रुप हो, all these big companies are actually buying or acquiring the renewable energy companies or the sources in order to increase their footprint in case of renewable energy, and definitely to make themselves self-reliant in case of energy requirement, energy sufficiency, as well as country India. Now let us look into the few other news clips. Chip major says shortage may last up to 2 years। तो जो लीडिंग माइक्रोचिप प्रोवाइडर कंपनीज हैं, क्वालकॉम और इंटेल, उनका ये कहना है कि जो चिप की शॉर्टेज चल रही है करंटली, ये शॉर्टेज अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और आपको पता होगा, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, दिस
chip shortage is significantly affecting the automobile companies in India. रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है ऑटोमोबाइल का, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनमें वो प्रोड्यूस नहीं कर, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, चिप ही अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जो अवेलेबल हैं वो हाई कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, तो प्रोडक्ट की जो इवेंचुअल व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिसेंटली आज के पेपर में डिस्कस हुआ है कि जो मारुति सुजुकी का प्रॉफिट है वो 65% तक डिक्रीज करके है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इसी को देखते हुए जो लीडिंग माइक्रोचिप प्रोवाइडर कंपनीज उनका कहना है कि जो चिप की शॉर्टेज है फिलहाल के लिए ये अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। दिस चिप शॉर्टेज माइट लास्ट एनीथिंग बिटवीन 4 months to a year, perhaps even 2 years, demand depending on the various product categories like mobile devices, ICE, electric vehicle, appliances and data centers. So all these are the sectors that actually use the chip. Mobile devices, ICE, electric vehicles, appliances, data centers. तो कंपनीज का ये कहना है 4 महीने मिनिमम और 2 साल मैक्सिमम लग सकते हैं इस चिप की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए। तो इसका सीधा मतलब यही है कि ये सारे जो कंपनीज़ हैं, ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है, मोबाइल डिवाइसेस, ICE, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अप्लायंसेस, डेटा सेंटर, ऑल दीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय दिस चिप शॉर्टेज। इवन कई सारी अगर बात करें, एप्पल ने भी अपने जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है बिकॉज ऑफ द कॉस्टली रॉ मटेरियल। तो बहुत सारे ऐसे आप इंडस्ट्री देखेंगे जो कि चिप शॉर्टेज की वजह से अफेक्ट करेंगी एंड डेफिनेटली प्राइस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज, क्योंकि सप्लाई अगर नहीं होगी तो डिमांड की वजह से प्राइसेस जो होंगे वो शूट करेंगे। और इस इकोनॉमिक रिकवरी की सिचुएशन में इस तरह के अगर प्राइसेस और इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस समय हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन केस ऑफ रॉ मटेरियल, इन केस ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन केस ऑफ कोल शॉर्टेज। तो there is a high time that India or other countries should start thinking for diversification of the global supply chain. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NBFC is readying ₹2 trillion war just to fund IPO bets. So non-banking financial companies are actually readying a war chest of close 2 trillion to lend to high net worth individual for fueling their IPO wager. And as per the industry sources, a huge demand for capital amid the IPO rush has led to rise in funding cost as much as 13% from less than 10% लेवल। तो फिलहाल जो NBFCs हैं, NBFCs मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर एक्चुअली preparing themselves for lending to high net worth individual, HNI बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी नेट वर्थ, इंडिविजुअल मीन्स पर्सन जिनकी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा ही है, एंड दोज इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स और रिस्की प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली 2 ट्रिलियन की डिमांड होने वाली है और NBFCs ऑल आर गेयरिंग अप टू लेंड दिस 2 trillion टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, दोज हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू अपकमिंग IPOs। और डेफिनेटली इतने अमाउंट की डिमांड की वजह से जो फंडिंग कॉस्ट है, लेंडिंग कॉस्ट है, वो 10% से 13% तक बढ़ गई है। सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको ये न्यूज़ समझाऊं तो IPO आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े IPO आ रहे हैं, उनमें सभी इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी IPO खरीदते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली IPO आ रहे हैं, तो IPO खरीदने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। जो भी खरीदेगा, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, दे मस्ट बी रिक्वायरिंग फंड एंड फॉर दैट दे कैन गो फॉर लोन एंड दे गो फॉर लेंडिंग। तो उसके लिए IPO, अगर IPO है तो IPO खरीदने के लिए इंडिविजुअल्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो दैट मनी विल कम फ्रॉम NBFCs एंड अदर बैंक्स दोज हु आर रेडी फॉर लेंडिंग। तो 2 ट्रिलियन का पैसा जो है वो ज़रूरी होगा फॉर अपकमिंग IPOs। जो IPO आ रहे हैं उसका क्वांटम देखते हुए, and high gray market premiums are actually fueling the demand. So फंड की रिक्वायरमेंट होगी, फंड को सब प्रोवाइड करने के लिए देयर आर NBFCs, देयर आर बैंक्स, दे आर रेडी टू लेंड एंड डेफिनेटली दिस डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और राइजिंग द फंडिंग कॉस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। राशन शॉप्स में सून सेल स्मॉल LPG सिलेंडर्स एंड
financial product. So consumers may soon be able to purchase what? Small LPG cylinder and financial product from their neighboring ration shops. I think you all must be knowing ration shop क्या होते हैं. आपने लिखा भी हुआ भी देखा होगा मार्केट में राशन की दुकान, जहाँ पर सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स या कमोडिटीज़ अवेलेबल होते हैं. गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, हमको से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती हैं ये दुकानें, और गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज रेट में फूड आइटम्स, फूड ग्रेन्स पहुँचाते हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, और जो कि इंडिविजुअल तक पहुँचाई जाती है अंडर PDS, that is public distribution system. So basically public distribution system is a evolved system of management of scarcity through distribution of food grains at a affordable price. Generally food grains भी available होते थे, कभी कभी kerosene oil भी available होता था. And under the PDS presently the commodities namely wheat, rice, sugar, kerosenes are being allocated to states and UTs for distribution, और इंडिविजुअल सिंपली वहाँ पर जाकर के राशन की दुकान पर जाकर सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स या केरोसिन को ले सकते हैं. बट नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्लूड स्मॉल LPG सिलेंडर एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनटू दीज राशनिंग शॉप, एंड दिस इज बिकॉज द सेंटर इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू अलाउ सेल ऑफ सच आइटम्स टू इंक्रीज द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ओवर 5.3 lakhs fair price shops all across the country. तो हम ये कह सकते हैं 5.3 लाख राशन की दुकानें हैं इंडिया में. तो उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी इम्प्रूव करना, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो राशन की दुकानें हैं दे आर नॉट फाइनेंशियली वायबल, इंडिविजुअल्स आर नॉट ओपनिंग, दे आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड फॉर राशन शॉप. बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. गवर्नमेंट से राशन नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम दुकानें बंद रहती हैं. कभी कभी करप्शन के भी चांस देखने को मिलते हैं, करप्शन भी देखने को मिलता है कि फूड ग्रेन्स आता है बट पब्लिक को अवेलेबल नहीं होता. कभी कभी फूड ग्रेन रहता है बट पब्लिक नहीं होती लेने के लिए, राशन कार्ड्स नहीं होते इंडिविजुअल के पास. बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस all those administrative legal hurdles right now because that will make video lengthy. तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भी, और इन जो राशन शॉप्स हैं इनको फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, कि जो ओनर्स हैं इसके जो चला रहे हैं उसको, उनके पास भी सफिशिएंट प्रॉफिट या मनी हो in order to run their business, in order to feed their family. The government is planning to include these small SPG cylinders into these ration shops. So कौन होते हैं, कैसे होते हैं स्मॉल LPG सिलेंडर्स? बेसिकली ऐसे सिलेंडर जिनकी जो उनका जो वेट है वो 14.2 kg से कम होता है. एंड द मोस्ट कॉमन स्मॉल LPG सिलेंडर इज वन विच वेट इज एक्चुअली 5 kg. तो यानी जब अपने डोमेस्टिक हाउस में जो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं LPG सिलेंडर्स, दे आर ऑल्सो स्मॉल LPG सिलेंडर्स. बट इन कॉमन अगर हम बोलें तो 5 kg के जो सिलेंडर्स होते हैं जिनमें 5 kg LPG होती है, दे आर कॉल्ड एज स्मॉल सिलेंडर्स. और फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग टू प्रोवाइड दीज LPG स्मॉल LPG सिलेंडर्स टू दीज राशन शॉप्स. और इसके बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो राशन की दुकानें हैं केवल उनके लिए ही इसका एडवांटेज है, इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी. जैसे कि जिस तरह से LPG के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई बड़ा सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाता तो दे कैन हैव द स्मॉल LPG सिलेंडर फॉर देयर डोमेस्टिक कंजप्शन. और इसके अलावा अगर आपको पता हो तो सेंटर ने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है जो CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो CSCs हैं, उनको स्मॉल LPG सिलेंडर सेल करने के लिए ऑलरेडी अलाउ किया जा चुका है बहुत पहले. तो इस तरह से बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्लूड number of product into these ration shop for leveraging the benefits of PDS system in India. PDS is highly developed system in India. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.